हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप यू ऑल आर फिट एंड फाइन। सो एज यू ऑल नो करंटली आई एम इन माई नर्सिंग थर्ड सेम। तो मैंने सोचा हम सब मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग यानी कि अपनी अडल्ट हेल्थ नर्सिंग का सिलेबस जो है एक साथ कवर करते हैं, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं MSN 1। तो आज से हमारी पहली यूनिट है जो कि है हमारे पास रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स। आपको दिख रही होगी, नर्सिंग मैनेजमेंट ऑफ पेशेंट्स विद रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स, ये हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो हम इसके अंदर ये देख लेते हैं कि हमारे पास सिलेबस क्या क्या रहने वाला है। रिव्यू ऑफ एनाटमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो ये सब तो आप फर्स्ट और सेकंड सेम में पढ़ के ही आए हो, इसको हम नहीं करने वाले हैं। उसके बाद है नर्सिंग असेसमेंट, हिस्ट्री टेकिंग, फिजिकल असेसमेंट एंड डायग्नोस्टिक टेस्ट। तो ये हम हर डिजीज़ के साथ साथ करते चलेंगे। फिर आती है हमारी जो कॉमन रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स है, जैसे कि अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन और COPD, प्लूरल एफ्यूजन, एम्पाइमा और ब्रोंकियोएक्टेसिस, न्यूमोनिया, लंग एब्सेस, सिस्ट ट्यूमर्स और चेस्ट इंजरीज, एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम, पल्मोनरी एम्बोलिज्म। तो ये सब जो आप देख रहे हो ये सब हम करने वाले हैं। सो आज की पहली जो डिजीज़ हमारे पास है वो है अस्थमा। तो हम स्टार्ट करते हैं अस्थमा के साथ। तो अस्थमा पढ़ने से पहले हम एक क्विक ओवरव्यू ले लेते हैं हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम का। तो हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर देखो, सबसे पहले होता है ट्रैकिया। ट्रैकिया से आगे आने के बाद ट्रैकिया जो है ना वो राइट ब्रोंकस और लेफ्ट ब्रोंकस के अंदर डिवाइड हो जाता है। यहाँ से आगे जाने के अंदर ये प्राइमरी ब्रोंकस, सेकेंडरी ब्रोंकस और टर्सरी ब्रोंकस ऐसे आगे डिवाइड हो जाएगा। फिर इनसे आगे और आर्टीरियोल्स राइज होते हैं फर्दर, और इनके बाद लास्ट में आने के बाद इनके पास होती है एल्वियोलाइज। एल्वियोलाइज जो हमारी ब्लड वॉल्स, ब्लड कैपिलरीज के कॉन्टेक्स्ट में होती है। तो इनका काम होता है गैस एक्सचेंज करना। ठीक है, ये O2 को तो ब्लड कैपिलरीज के अंदर छोड़ देती है और CO2 यहाँ से उठा लेती है, जिसकी वजह से हम रेस्पिरेशन कर पाते हैं। तो अस्थमा के अंदर देखो क्या होता है, मैं आपको इजी डायग्राम से समझाऊं। हमारी जो ब्लड वेसल्स है ना उनके अंदर ये होती है हमारी म्यूकोसल लाइनिंग। बाहर के एरिया में ये जो एरिया है ये होती है स्मूथ मसल्स। तो अभी ना ये अपनी एक नॉर्मल स्टेज के अंदर है। ठीक है, इसके अंदर ना ही तो कोई कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है ना कुछ और हो रहा है, ये आराम से नॉर्मल स्टेज के अंदर है, आराम से गैस का एक्सचेंजेस हो रहे हैं। लेकिन जिस पर्सन को अस्थमा हो जाएगा ना, उसके अंदर ये जो आर्टरीज़ है ना, ये आर्टरीज़ बोल लो इनको, जो ब्लड गैस एक्सचेंज के जो जरिए है, एयरवेज है, उनके अंदर ये जो ल्यूमन है ना ये बहुत नैरो हो जाएगा। ये इतना ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा जिसकी वजह से, नैरो होने की वजह से यहाँ पे गैस एक्सचेंज होना है जो होता है वो मुश्किल हो जाता है। यानी कि इसके अंदर म्यूकस एक्यूमुलेट हो चुका है। इस स्टेज को हम बोलते हैं अस्थमा। जब अस्थमा वही होगा जिसके अंदर एक पर्सन को डिफ़िकल्टी इन ब्रीथिंग होगी, उसके साथ अस्थमा के जो पर्टिकुलर सिम्टम्स होते हैं वो शो होंगे। तो अब हम डेफिनेशन के ऊपर जाते हैं, अस्थमा क्या है। तो अस्थमा इज़ ए कॉमन क्रोनिक इन्फ्लेमेटरी, यानी कि क्रोनिक यानी कि जो लंबे टाइम से चली आ रही है, साथ में इन्फ्लेमेटरी यानी कि ये जो हमारी गैस एक्सचेंज की जो वेसल्स हैं उनको इन्फ्लेम कर रहा है। डिजीज़ ऑफ द एयरवेज करेक्टराइज्ड बाय वेरिएबल एंड रिकरिंग सिम्टम्स, यानी कि जो सिम्टम्स हैं ना वो अलग अलग रहते हैं और ये सिम्टम्स काफ़ी तरह के हैं। रिवर्सिबल यानी कि अगर एक बार किसी पर्सन को अस्थमा अटैक आएगा, उसी टाइम अगर वो दवाई ले लेता है तो वो नॉर्मल स्टेज में वापस आ जाता है, इसलिए इसको बोला गया है कि रिवर्सिबल होता है। रिवर्सिबल एयर फ्लो ऑब्स्ट्रक्शन एंड ब्रोंकोस्पाज्म, यानी कि एक साथ हम इसको पढ़ें। अस्थमा क्या है, अस्थमा एक लंबे टाइम से चलने वाली डिजीज है जिसके अंदर हमारी एयरवेज इन्फ्लेम हो जाती है और उसके अंदर उनका ऑब्स्ट्रक्शन भी हो सकता है या फिर ब्रोंकोस्पाज्म भी हो सकता है, जिसकी वजह से हमें ब्रीथिंग के अंदर डिफ़िकल्टी होती है। आगे बढ़ते हैं। इट इज़ ए लंग डिजीज दैट इन्फ्लेम्स एंड नैरोज द एयरवेज। सिंपल भाषा में ये एक लंग्स की डिजीज है जिसके अंदर हमारी जो एयरवेज है वो इन्फ्लेम्ड हो जाती है और उसकी नैरो होने की वजह से हमें सांस लेने में दिक्कत होती है। नेक्स्ट है, इट इज़ लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट डिजीज, यानी कि लोअर रेस्पिरेटरी यानी कि एक अपना अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट होता है, एक लोअर होता है, तो ये नीचे वाले हिस्से के अंदर इफेक्ट करती है। एंड इट इज़ एन पल्मोनरी ऑब्स्ट्रक्टिव डिजीज़। पल्मोनरी ऑब्स्ट्रक्टिव क्योंकि हमें सांस लेने में डिफ़िकल्टी हो रही है, कहीं ना कहीं हमें सांस लेने से रोक रही है, इसलिए हम इसको ऑब्स्ट्रक्टिव डिजीज़ बोल रहे हैं। आगे है, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज रिएक्टिव एयरवे डिजीज़, ये इसका दूसरा नाम है। एंड
नाउ इन द डायग्राम, जैसे इन्फ्लेमेशन होता है तो हमारी जो एयरवेज हैं वो हाइपर रिस्पॉन्सिव हो जाएंगी, यानी कि उनको अगर कोई छोटा सा मिल गया वो बहुत ज़्यादा रिएक्ट करने वाली है उसको लेके। साथ में जैसे इन्फ्लेमेशन होगा एयरवे का ऑब्स्ट्रक्शन भी होगा, क्योंकि म्यूकस सीक्रेट हो रहा है तो जो एयरवेज हैं वो नैरो होते जा रहे हैं, जिसकी वजह से जो ब्लड गैस एक्सचेंज होना था गैसेस का ब्लड के अंदर वो नहीं हो रहा। तो साथ में फिर इन दो रीजंस की वजह से फिर हमारे जो क्लिनिकल सिम्टम्स है वो अराइज होते हैं। क्लिनिकल सिम्टम्स हमारे पास है वीजिंग। वीजिंग आपने सुना होगा, जिस पर्सन को अस्थमा होता है ना, तो जब वो सांस लेता है ना तो एक विशल की आवाज़ आती है साथ में, उसको बोलते हैं वीजिंग। ठीक है। नेक्स्ट है कफिंग। कफिंग हमारी नॉर्मल लैंग्वेज है, आपको पता भी होगा कफिंग क्या होती है। चेस्ट टाइटनेस, उसकी छाती ना बिल्कुल यूँ टाइट टाइट सी हो जाती है। एंड शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, उसको सांस लेने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। तो मेन हमने अस्थमा का एक डेफिनेशन देख लिया। अस्थमा क्या है, जिसके अंदर हमारी जो ब्लड वेसल्स है जिसके अंदर थ्रू हमारी गैस एक्सचेंज हो रही थी, उनके अंदर म्यूकस सेक्रेट होने की वजह से वो नैरो हो जाती है और फिर हमें सांस लेने में दिक्कत होती है। उनके पर्टिकुलर सिम्टम्स हमने पढ़ लिए, वीजिंग, कफिंग, चेस्ट टाइटनेस, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ। अब इसको आगे डिटेल में पढ़ते हैं। इससे आगे हमारे पास टाइप्स ऑफ अस्थमा। सॉरी, इसके लिए थोड़ा टाइप्स ऑफ अस्थमा के अंदर मेन हमारे पास दो टाइप्स हैं, एलर्जिक एंड नॉन एलर्जिक। एलर्जिक जो है वो सीजनल भी हो सकता है, जैसे कि कई लोगों को विंटर्स के अंदर होता है, और नॉन सीजनल वो होगा जिसके अंदर वो कोई भी सीज़न के अंदर हो रहा है। मेनली उसके अंदर एलर्जेंस होते हैं, जो पर्टिकुलर किसी चीज़ से लोग स्टिमुलेट होते हैं, उनका अस्थमा स्टिमुलेट होता है। दूसरी तरफ आ जाता है नॉन एलर्जिक। जो नॉन एलर्जिक है उसके लिए हमारे पास पर्टिकुलर कोई एलर्जन नहीं रहेगा, लेकिन हमारे एनवायरनमेंट के अंदर कुछ इरिटेंट होते हैं या फिर इमोशनली हो सकते हैं। कई लोगों को स्ट्रेस होता है या फिर कोई स्मोकिंग करता है, उस टाइम उनको अस्थमा अटैक आ जाता है। तो मेन तो ये दो ही टाइप है, उसके अलावा भी काफ़ी टाइप्स हम पढ़ने वाले हैं। तो फर्स्ट है एलर्जिक अस्थमा। एलर्जिक अस्थमा ऑल्सो कोल्ड एक्सट्रिंसिक अस्थमा, इसको बाहरी अस्थमा भी कहते हैं। इट इज़ इंड्यूस्ड बाई ए हाइपर इम्यून रिस्पॉन्स टू द इनहेलेशन ऑफ स्पेसिफिक एलर्जन, यानी कि जब कोई एक पर्टिकुलर एलर्जन, जैसे कि पेट डेंडर, हाउस डस्ट, यानी जो घरों में हमारी मिट्टी वगैरह होती है, फैदर्स, जो अपने पक्षियों के अंदर जो फैदर्स होते हैं, फूड प्रिजर्वेटिव्स होते हैं, मोल्ड एक तरीके की फंगस होती है, और पोलन जो फ्लावर्स के अंदर होते हैं, यानी कि इनके थ्रू जो पर्टिकुलर एलर्जन, हर इंसान का अलग अलग एलर्जन होता है, मतलब ज़रूरी नहीं है सभी का हो, पर जिस भी इंसान को अस्थमा होगा उसका हो सकता है उसको एक पर्टिकुलर एलर्जन से स्पेसिफिक अस्थमा उसका राइज हो, स्टिमुलेट हो रहा हो। तो इसके अंदर बोल रहा है कि जो एलर्जिक अस्थमा है ना, जब कोई इंसान को एक स्पेसिफिक एलर्जन मिलेगा तो उसका जो इम्यून सिस्टम है वो हाइपर इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट करेगा और उसको अस्थमा अटैक आएगा। नेक्स्ट है एलर्जिक अस्थमा इज़ मोर लाइकली टू बी सीजनल। एलर्जिक अस्थमा जो है ये सीजनल ज़्यादा रहता है, यानी कि हो सकता है ये विंटर में हो, किसी को ये समर में हो रहा हो, बिकॉज इट ऑफन गोज हैंड इन हैंड विद एलर्जिक दैट आर ऑल्सो सीजनल। यानी कि सिंपल भाषा में यही बोल रहा है, क्योंकि ये मौसम के अकॉर्डिंग होता है हर इंसान को। टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन, ये हमने अभी पढ़ी नहीं है, ये हमारे आगे आएगी। तो टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन जो होती है वो एक्सट्रिंसिक अस्थमा की वजह से होती है। ये हम आगे चल के पढ़ने वाले हैं, तब हम इसको रिकॉल कर लेंगे। नेक्स्ट जो है हमारे पास वो है नॉन एलर्जिक अस्थमा, जो दूसरा मेन टाइप था, इसको हम बोलते हैं इंट्रिंसिक अस्थमा। इट इज़ ट्रिगर्ड बाय इरिटेंट्स इन द एयर दैट आर नॉट रिलेटेड टू एलर्जीज, यानी कि इसके अंदर एलर्जेंस नहीं है, इसके अंदर हमारे पास इरिटेंट्स है जिसके काइंड ऑफ हम इरिटेट होते हैं। ठीक है, इंक्लूडिंग एयरवे इरिटेंट, वुड और सिगरेट स्मोकिंग। कईयों को ना लकड़ी की जो बुरादा होता है उससे इरिटेटेड होते हैं, सिगरेट कोई हमारे आसपास स्मोक कर रहा हो, रूम डिओड्रेंट्स, हाउस होल्ड क्लीनिंग प्रोडक्ट्स, परफ्यूम, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, टेम्परेचर में चेंज आ रहा हो, स्ट्रेस हो रहा हो बंदे को, तो इन चीज़ों से ना उसको अस्थमा का अटैक आने के चांस हो जाते हैं। फिजिकल एक्सरसाइज, कई लोग अगर ज़्यादा हाई एक्सरसाइज कर लेते हैं ना तब उनको सांस की दिक्कत हो जाती है। ड्रग्स, कुछ एक लोगों को ड्रग्स की वजह से भी हो जाता है, जैसे कि एस्पिरिन, और अगर उसके कोई और अदर नशेट्स चल रहे हो, और फूड प्रिजर्वेटिव्स। तो ये हमारे हो गए मेन दो टाइप। उसके बाद नेक्स्ट हम चलते हैं, फिर है हमारे पास मिक्स्ड अस्थमा, थर्ड टाइप जो है। इसके अंदर बोथ एलर्जिक एंड नॉन एलर्जिक अस्थमा की करेक्टरिस्टिक्स होती है, यानी कि वो कोई एक एलर्जन की वजह से भी हो सकता है कोई इरिटेंट की वजह से हो रहा हो। ठीक है, तो मोस्टली ये मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ अस्थमा है इंडिया के अंदर। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास कफ वेरिएंट अस्थमा।
It does not have classic symptoms of asthma such as wheezing and shortness of breath. इसके कोई पर्टिकुलर ऐसे सिम्टम नहीं है जिसके अंदर wheezing और shortness of breath हो. It is characterized by one symptom. इसका एक सिम्टम है, वो है a persistent dry cough. जो हमें सूखी खांसी आती है, इसका मेन सिम्टम यही होता है. पांचवा टाइप जो है वो हमारे पास वो है एक्सरसाइज इंड्यूस्ड अस्थमा. इट अफेक्ट्स पीपल ड्यूरिंग और आफ्टर फिजिकल एक्सरसाइज. यानी कि जो लोग एक्सरसाइज कर रहे हैं उस वक्त या फिर जैसे वो एक्सरसाइज ख़त्म करते हैं उस वक्त लोगों को अस्थमा के अटैक आ जाते हैं. अकर इन पीपल हु आर नॉट सेंसिटिव टू क्लासिक अस्थमा ट्रिगर्स सच एज डस्ट, पोलन और पेट डेंडर. वही बात आ गई कि लोगों को जो जिनसे वो सेंसिटिव होंगे उससे आ जाएंगे ये अस्थमा. उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास 6 टाइम नॉक्टर्नल अस्थमा. यानी कि रात को जिन पर्सन को अस्थमा होता है ना, कई लोगों को ऐसा होता है कि जब वो रात को सो रहे हैं ना उस टाइम उनका अस्थमा जो है ना वो हाई पीक पे चला जाता है. तो अस्थमा सिम्टम्स जो है ना उनको रात को बहुत बुरी तरह सिम्टम आते हैं, जैसे कि उनके रीजन्स हो सकते हैं हार्ट बर्न, पेट डेंडर और डस्ट माइट्स कैन कोज द दीज सिम्टम्स टू वर्सन एट नाइट. इन रीजन की वजह से नाइट के अंदर ये जो सिम्टम्स है वो बहुत ज़्यादा वर्स हो जाते हैं और उस इंसान के लिए वो रात काटनी मुश्किल हो जाती है. 7th है फिर हमारे पास ऑक्यूपेशनल अस्थमा. इसके अंदर हो गया इट इज़ इंड्यूस्ड बाय ट्रिगर्स दैट एग्जिस्ट इन अ पर्सनस वर्क प्लेस. यानी कि कोई इंसान उसका वर्क प्लेस ही ऐसा है जहाँ पे मिट्टी वगैरह या फिर उस वर्क प्लेस में कोई केमिकल वगैरह बन रहे हैं तो उसको वहाँ पे ऑक्यूपेशनल अस्थमा अराइज हो सकता है. नेक्स्ट हम बात करेंगे कोजेज एंड रिस्क फैक्टर्स की कि इनका क्या कारण रहता है और किन रिस्क फैक्टर की वजह से अस्थमा अराइज हो सकता है. तो सबसे पहले तो आइडियोपैथिक, यानी कि हमें कोज पता ही नहीं है. मोस्टली होता है, कई लोगों को पता ही नहीं होता उनको किस वजह से ऐसा हो रहा है. दूसरा रीज़न हमारे पास है हेरिडिटरी. कई लोगों को जेनेटिक होता है जो हमारी फैमिली के अंदर चला आ रहा है, हमारे पेरेंट्स को होता है, बच्चों में भी आ जाता है, उसके बाद आगे चला जाता है. तो ये हेरिडिटरी जेनेटिक भी हो सकता है. तीसरा एलर्जेंस, जो हमने पढ़ ही लिया. एलर्जन एनवायरनमेंट के अंदर काफ़ी तरीके के एलर्जन है और हर पर्टिकुलर इंसान अलग अलग एलर्जन से इफेक्टेड होता है. उसके बाद है एयर पॉल्यूटेंट्स जैसे डस्ट माइट्स वगैरह जो भी है. फिर है अपर रेस्पिरेटरी. अगर हमारा रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट जो अपर पार्ट है वो इन्फेक्टेड होगा तो उससे भी अस्थमा की कंडीशन अराइज हो सकती है. इसके अंदर आते हैं लैरिंजाइटिस, साइनसाइटिस, राइनाइटिस. यानी कि कोल्ड वगैरह की कंडीशन में भी हमारा अस्थमा जो है अराइज हो सकता है. हो सकता है हमने ड्रग ओवरडोज ले ली हो, जैसे मेल्फोक्विन और ट्रामाडोल जो हम लेते हैं, तो इनकी वजह से भी हमें अस्थमा अराइज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं. फिर ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर, एनवायरमेंटल फैक्टर, डस्ट एंड माइट्स और साइकोलॉजिकल फैक्टर लव एंड एंगर. लव एंड एंगर सोच के आपको भी लगा ये लव एंड एंगर उस वे में दिया गया है कि अगर ये फीलिंग्स हमारे अंदर काफ़ी ज़्यादा पीक पे आ रही हो, एक नॉर्मल लेवल की फीलिंग ठीक है, लेकिन अगर ये बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट में हो रही हो तो उस टाइम अस्थमा अटैक हमारा अराइज हो सकता है. अब हम पढ़ेंगे पैथोफिजियोलॉजी. पैथोफिजियोलॉजी यानी कि अगर अस्थमा हमारी बॉडी के अंदर मतलब किसी पर्सन को अस्थमा हो रहा है तो उसकी पैथोफिजियोलॉजी क्या रहेगी, वो किस तरीके से वो हमारी बॉडी के अंदर डेवलप होएगा और वो आगे की स्टेजेस के अंदर प्रोग्रेस करेगा. तो सब हमेशा कभी भी स्टार्ट करो तो हमें ऐसे स्टार्ट करना है. किसी भी डिजीज़ की पैथोफिजियोलॉजी रही है ड्यू टू रिस्क फैक्टर्स, जो कि हम अभी पढ़ के आए हैं, जो भी अस्थमा के रिस्क फैक्टर्स रहे हैं, जिसके भी जेनेटिक है, आइडियोपैथिक है, एलर्जन है, एनवायरमेंटल, ऑक्यूपेशनल जो भी है. ड्यू टू रिस्क फैक्टर स्टिमुलेशन ऑफ इम्यून सिस्टम IgE स्टिमुलेंट्स प्रोड्यूस बी लिम्फोसाइट्स. यानी कि जो हमारे इम्यून सिस्टम के अंदर IgE जो सेल्स है ना वो स्टिमुलेट हो जाती है. IgE सेल्स जो है ना सबसे पहले एलर्जी के टाइम पे एक्टिवेट होती है. वो मास्ट सेल डीग्रेनुलेशन करती है. मास्ट सेल क्या करेगी, वो हमारे इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर रिलीज़ कर देगी. इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर यानी कि कुछ फॉर एग्जांपल हिस्टामिन, जैसे इसमें आगे लिखा है हिस्टामिन, तो ये हमारे ब्लड वेसल्स को अफेक्ट करते हैं. जब ऐसे इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स रिलीज़ हो जाते हैं मास्ट सेल के थ्रू, उसके बाद क्या होगा, एयरवेज जो है ना वो हाइपर रिस्पॉन्सिव हो जाएगी. हाइपर रिस्पॉन्सिव यानी कि अगर उनको छोटा सा भी अगर स्टिमुलेट मिल गया, कुछ भी, थोड़ी सी भी डस्ट आ गई, थोड़ा सा भी पेट डेंडर आ गया, थोड़ी सी भी मोल्ड हुई, कुछ खाने में अगर थोड़ा सा भी कुछ मिला हुआ तो म्यूकस सेक्रेशन और इन्फ्लेमेशन बहुत ज़्यादा हो जाएगा,
जो पहले से तो हो ही रहा है। अगर वो ऐसा खाने के बाद भी कुछ हुआ तो और हो जाएगा, बहुत ज़्यादा म्यूकस सेक्रेशन होएगा, इन्फ्लामेशन हो जाएगी, आर्टरीज और ब्लड वेसल्स जो है ना गैस एक्सचेंज के लिए वो बहुत नैरो हो जाएगी, जिसकी वजह से एयरवे रिमॉडलिंग यानी कि रिवर्सिबल एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन होएगा, जिसको हम ठीक कर सकते हैं, पर एक टाइम के लिए एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगा और फिर उस टाइम हमें अस्थमा का अटैक आता है। तो इसकी पैथोफिजियोलॉजी ये रहती है। अब जो क्लिनिकल सिम्टम्स है वो हम नेक्स्ट पार्ट में कवर कर लेंगे। आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। और जो भी हमारे भाई बहन 3rd सेम के अंदर है, अगर उनको ज़रूरत है तो उनके पास ज़रूर भेजिएगा। सो थैंक यू एंड बाय बाय।